तूफान शांत हो जाता है और जहाज किनारे पर आने वाला होता है। हमारे प्रिंस जहाज की कमांड संभाले सभी लुटेरों को पानी में फेंक देते हैं और फिर उनका साथी बताता है कि वो हैंगगंग पहुंच गए हैं। वहीं बंदरगाह पर 2 आदमी उनका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो एक आदमी को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका वाइन छिड़क कर स्वागत करने लगते हैं। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये यॉर्क के दोनों दोस्त ग्वांग और पेक्सो हैं। इतने सालों में थोड़ा सा भी नहीं बदले। खैर, ये उस आदमी को घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, हमें पता है कि तुम मौत के मुंह से बचकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हारा पुनर्जन्म तो नहीं हो गया? कहने का मतलब ये था कि उसका फेस छोटे यॉर्क से दूर दूर तक नहीं मिलता। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो यॉर्क का साथी है और वो बोलते हैं, अच्छा तो तुम हो वो फेमस सियोनो। सियोनो उसका कुछ रिप्लाई नहीं करता और वो दोनों उसको फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे राजकुमार तो ऑलरेडी उनसे बहुत आगे निकल चुके थे। वहीं रास्ते पर उसे कुछ सैनिक आगे बढ़ने से रोकते हैं और वो नोटिस करता है कि कभी जिस जगह पर घर और खेत हुआ करते थे, आज वो राजा के मनोरंजन के लिए हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। वो वहां से मुड़ जाता है और सोचता है, राजा की जमीन, भैया तो ये आपका है, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मैं आपकी दुनिया उजाड़ दूंगा और आपका थ्रोन भी हथिया लूंगा। ये सन 1504 था, यानी योक्सोन या फिर युंग के शासन का 10वां वर्ष। युंग टाइगर स्किन से ढके हुए तख्त पर बैठा हुआ होता है और मिनिस्टर की बातें सुनकर बोर हो रहा होता है। फिर युंग अपने रोब में से निकले हुए धागे को तोड़ता है, जैसे वो उसे पसंद नहीं आ रहा था। सेक्रेटरी इम बताते हैं कि रॉयल ऑफरिंग और क्लोथ्स लाने वाली बोट ज्यादा बारिश होने की वजह से अभी तक पहुंची नहीं है। इससे युंग को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन रोब निकालकर एक मिनिस्टर को पहना देता है और कहता है, इसे तुम रख लो, मैंने इसे बहुत समय के लिए पहन चुका है। ऐसे ही वो अपने सॉक्स निकालकर एक मिनिस्टर को दे देता है। फिर वो एक मिनिस्टर से बोलता है, मैंने सुना है अगले महीने तुम्हारी पोती की शादी है। वो नोक्सो के बालों से एक हेयर पिन निकालकर उसको दे देता है। फिर वो बोलता है, अगर तुम सच में मेरे लिए डेडिकेटेड हो तो मुझे दिखाओ, केवल बोलने से ही कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। युंग के जाने के बाद डेप्यूटी कमांडर पाक मिनिस्टर शिन से पूछते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे राजा खुश हो जाए। मिनिस्टर शिन बोलते हैं, उन्हें थोड़ा सा समय दो, वो हर बार की तरह इस बार पे नॉर्मल हो जाएंगे। आगे लड़कियों का पूरा झुंड भागते हुए एक हैंडसम आदमी को सितार बजाते हुए देखने आता है। वो युंग था जिसने आम आदमियों के कपड़े पहने हुए थे। उसे उस पल की याद आती है जब बचपन में वो फूल लेकर अपनी माँ के पास गया था, लेकिन ये देखता है कि उसकी माँ को महल से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उसके रानी का टाइटल छीन लिया गया था। वो आखिरी बार युंग से मिलती है और उसके कपड़ों में से निकले हुए धागे को तोड़कर बोलती है, भविष्य में तुम एक राजा बनोगे, इसलिए तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। फिर उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं और सालों बाद उसकी नानी उसे बताती है कि उसकी माँ बीमारी से नहीं मरी बल्कि उन्हें मारा गया था। युंग की फैन गर्ल्स की कतार बढ़ती ही जा रही थी और उसी समय चेग्यून भी वहां से गुजर रही थी। ये देखकर कि सारी लड़कियां कैसे एक्साइटमेंट से कुछ देख रही हैं, वो भी उनके बीच आकर उछल उछल के देखने लगती है कि ऐसा क्या देख रहे हैं ये लोग। वो पहली नजर में राजा को पहचान जाती है, लेकिन उसे लगता है शायद से वो गलत होगी। चेग्यून की दूसरी बात देखने से पहले ही युंग भीड़ देखकर वहां से भाग जाता है और लड़कियां उसका पीछा करने के चक्कर में चेग्यून को धक्का देकर वहां से चली जाती हैं। चेग्यून खड़ी होती है कि तब तक युंग दीवार फांद के उसके सामने आ जाता है। दरअसल पहले वाला आदमी भीड़ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई और था। युंग वहां से निकलने लगता है, लेकिन तब तक चेग्यून उसे महाराज पुकार देती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। इतने में दोबारा वो लड़कियां उनकी तरफ तेजी से भागने लगती हैं। युंग चेग्यून का हाथ पकड़कर भागने लगता है। लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते भी उनके पीछे पड़ी होती हैं। फिर वो एक गली में घुस जाते हैं जहां रास्ता खत्म हो जाता है तो चेग्यून युंग के शील्ड बनकर आगे खड़ी हो जाती है और युंग अपना चेहरा छिपा देता है। लकीली ये कार्ट वहां से गुजर रहा होता है जो उन्हें भीड़ की नजरों से धक्का देता है और लड़कियां आगे भाग जाती हैं। चेग्यून राहत की सांस ले ही रही होती है कि युंग उसके गले में खंजर रख देता है। चेग्यून की युंग से मुलाकात हमेशा खंजर की नोक पर ही क्यों होती है? खैर, जब युंग पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो, तो वो बोलती है, मैं हूँ चेग्यून। युंग अपना खंजर हटा देता है और चेग्यून उसकी तरफ मुड़कर स्माइल करती है। युंग के चेहरे पर अलग से रौनक आ जाती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं और युंग नोटिस करता है कि चेग्यून की आदतें बचपन से बिल्कुल नहीं बदली हैं। चेग्यून बोलती है, क्या ये नॉर्मल है कि जब मैं हैंगिंग आती हूँ तो आपको हमेशा महल की जगह सड़कों पर पाती हूँ? युंग बोलता है, तुम हैंगिंग आती ही तब हो जब मैं महल से बाहर भेष बदल कर आता हूँ। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा हुआ है?
वो पास से देखने के लिए उसका चेहरा आगे करता है। चेग्युन अपना चेहरा साफ करने लगती है और बोलती है, ये वो तो मैं ये अफवाह फैलाना चाहती हूँ कि मैं अगली हूँ क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी। युंग बोलता है, तुम्हें इस फेस के साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेग्युन बोलती है, तो इतने अगली फेस को आपने पहली बारी में क्यों नहीं पहचान पाए? युंग हंसकर बोलता है, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही अगली हो। चेग्युन बोलती है, ठीक है मेरे बड़े भैया, अगर आप मेरी इतनी ही चिंता करते हो तो आज के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। युंग मजाक में बोलता है, तुम्हें पता है ना, तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हो। वो बोलती है, पता नहीं होता तो कभी बोलती हुई नहीं। युंग बोलता है, ठीक है जो करना है वो करो, पर मुझे भैया मत बोलो। तो वो चिल्लाकर बोलती है, मिलने भी रुको बड़े भैया। यॉर्क मार्केट में पहुंच जाता है और उसे अपने बचपन की सारी यादें याद आ रही होती है, अपने दोस्तों की, चेग्युन की। वो स्टॉल में पहुंच जाता है जहां उन्होंने ड्रैगन स्टैचू खरीदा था। युंग और चेग्युन भी मार्केट में घूमते हुए बास्केट भरकर वेजिटेबल्स खरीद रहे होते हैं। चेग्युन नोटिस करती है कि सारी लेडीज युंग को देखते हुए जा रही है, तो वो उसे रुककर घूर कर देखने लगती है और बोलती है कि वो चेक कर रही थी कि उसके फेस पे कहीं गोल्ड तो नहीं लगा हुआ है। युंग भी मुड़कर उसको घूरने लगता है और बोलता है कि वो उसकी कॉपी कर रहा है। यॉर्क का दोस्त सोखी एक मिस्टीरियस पॉन शॉप को ऑपरेट करता हुआ दिखता है। जब एक आदमी वहां आकर बोलता है कि क्या वो उसको सामान के बदले राइस दे सकते हैं, तो सोखी बोलता है वो केवल इंफॉर्मेशन के बदले ही राइस देते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो आदमी एक नोबल फैमिली का सर्वेंट है, तो वो उसे कमरे में लेकर जाता है जहां ग्वांग द सीक्रेट लाइफ्स ऑफ कैपिटल सिटी नाम की बुक निकालता है और उस सर्वेंट की दी हुई डिटेल्स को उसमें लिखने लगता है। कुछ समय बाद वो उसको राइस पैक दे देते हैं कि तभी एक सुंदर सी लड़की वहां अंदर आती है। वो अपने आप में बात करते हैं कि क्या ये वही हो सकती है जिससे आज हमने मिलना था। वो उनको अपने रास्ते से हटा देती है और एक सीक्रेट डोर खोल देती है, जबकि किसी ने उसे उसके बारे में बताया भी नहीं था। सीनो अंदर ही होता है और वो तीनों देखते हैं कि वो सीधा अंदर ऐसे चली जा रही है जैसे वो जगह उसी की होगी। वो एक वॉकिंग स्टिक के पास जाती है। सोखी उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है, जबकि ग्वांग को लगता है कि वो बहुत रूड है। लेकिन जब सीनो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो जाकर उसे थप्पड़ मार देती है। वो उससे बोलती है, नक्चुन तुम्हारी वजह से मरता मरता बचा है और ये थप्पड़ उसके मुताबिक कुछ नहीं है। तुम्हें अपना उधार अपनी जिंदगी देकर चुकाना होगा। सीनो इस बात को एक्सेप्ट करता है और बोलता है यही उसकी ड्यूटी है। फिर वो बिना अपना नाम बताए बोल देती है कि लगता है अब इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। उसे बस नक्चुन की चिंता थी और वो पूछती है आखिर वो है कहाँ। असल में नक्चुन यॉर्क का ही दूसरा नाम होता है। यॉर्क अपने कपड़े निकालकर नहाने लगता है और उसके पूरे बदन पे निशान ही निशान होते हैं। बाद में वो एक ब्लेड से शेव करता है और कसम लेता है कि अब से वो अपने भाई के जोसियोन के तरीके फॉलो नहीं करेगा। चेग्युन इन कीपर को पैसे देकर पूरा होटल बुक कर देती है, लेकिन जब वो अपने रूम में जाते हैं तो बगल वाले रूम में ऑलरेडी कोई होता है। चेग्युन हंसकर बोलती है कि ये उसे उस रात की याद दिलाता है जब वो पहली बार युंग से मिली थी। युंग बोलता है हम इस इनकीपर पे भरोसा तो कर सकते हैं ना। चेग्युन बोलती है कोई बात नहीं, वरना मैं फिर से आपको बचा लूंगी और एक और विश मांग लूंगी। उसकी हंसी बगल वाले रूम तक जा रही थी एंड गेस व्हाट, वहाँ यॉर्क था। वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी ड्रिंक कंटिन्यू करता है। चेग्युन होटल के किचन में जाकर खाना पकाती है और 2 टेबल मेमोरियल फूड के रिचुअल के लिए तैयार करती है। तो मतलब आज यॉर्क की डेथ एनिवर्सरी थी। जब युंग एक ट्रे को लेकर अंदर जाने लगता है तभी यॉर्क बाहर आता है और उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। वो उसे वहां देखेगा ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पकड़े जाने के डर से तुरंत अंदर चला जाता है कि तभी उसे चेग्युन की आवाज सुनाई देती है और वो दोबारा डोर खोलकर देखता है। आखिरकार यॉर्क चेग्युन को कैसे नहीं पहचान सकता था। चेग्युन युंग के साथ रूम में चली जाती है और यॉर्क को बेशक बुरा लगता है कि चेग्युन सभी लोगों में से उसी के भाई के साथ क्यों है। वो अपने रूम के अंदर जाकर दीवार के पास बैठ जाता है। दूसरी तरफ पहले युंग अपनी माँ के लिए रिचुअल परफॉर्म करता है और देखता है कि चेग्युन भी उसके साथ सर झुका रही है, तो वो बोलती है कि आपकी माँ यानी कि मेरी माँ जैसी हुई। फिर वो रिचुअल यॉर्क के लिए परफॉर्म करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। युंग उसे समझाता है कि जैसे उसकी माँ की मौत उसकी गलती नहीं है, वैसे यॉर्क की मौत भी चेग्युन की गलती नहीं है, बल्कि उसे तो यॉर्क पे गुस्सा होने चाहिए कि वो इतनी जल्दी उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। दूसरी तरफ ये सुनकर यॉर्क की हंसी छूट जाती है। चेग्युन अपने आंसू पोंछकर युंग की माँ से बोलती है कि महाराज आपको बहुत मिस किया करते हैं। बदले में युंग भी यॉर्क से बोलता है, यॉर्क चेग्युन तुम्हें बहुत मिस किया करती है।
उन्हें क्या पता था कि यॉर्क असल में उन्हें सुन पा रहा है। फिर चेगिन बोलती है, फैमिली होना कितना अच्छा होता है ना, हम एक दूसरे से वो बातें कर सकते हैं जो दूसरों से नहीं कर पाते। यंग बोलता है, मेरे लिए तो फैमिली वो आग का गोला है जिसे ना ही मैं सॉलो कर सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। वो बताता है कि उसने पूरी जिंदगी रिश्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे अपनी माँ का मेमोरियल भी यूं छुपकर सीक्रेट में करना पड़ रहा है। चेगिन उसको इंस्पायर करती है और बोलती है कि वो एक अच्छा और वाइज किंग बन सकता है ताकि वो अपने पिता की कब्र के सामने सर उठाकर खड़ा हो सके और अपनी माँ की मेमोरियल सबके सामने करके उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे सके। फिर वो बोलती है, ये देखकर यॉर्क भी बहुत प्राउड फील करेगा। वो उसका खरीदा हुआ ड्रैगन निकाल के बताती है कि ये उसने यूं के लिए खरीदा था क्योंकि ड्रैगन राजा का प्रतीक होता है और बारिश का देवता होता है, लेकिन लगता है ये ड्रैगन सटिया गया है, तभी बारिश होना रुक ही नहीं रहा है। ये स्टोरी सुनकर यूं हंसने लगता है और उनकी हंसी सुनकर यॉर्क का दुख और भी बढ़ जाता है। वो अपनी हैट पहनकर बाहर निकलने ही लगता है, लेकिन उसके सामने चेगिन आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं। चेगिन को उसको देखकर छोटे यॉर्क की याद आती है और वो बिना सेकंड थॉट दिए सीधे उसे प्रिंस पुकारती है। यॉर्क अपना रास्ता पकड़ देता है, लेकिन चेगिन बहुत डेस्परेट होकर उसका हाथ पकड़ देती है और उसे रोक देती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये प्रिंस नहीं हो सकते क्योंकि ये तो एक इंसान है, कोई गोस्ट नहीं। वो दोबारा निकलने लगता है, लेकिन चेगिन उसे डिनर करने के लिए रुकने को बोलती है क्योंकि मेमोरियल का फूड शेयर करने के लिए होता है। जिस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ती है, यॉर्क को याद आता है कि वैसे ही उसने उसकी घोड़ी की लगाम पकड़ी थी ताकि वो ना जाए। वो उसे मना नहीं कर पाता और उसे उसी के मेमोरियल का फूड सर्व किया जाता है। चेगिन उसे बताती है कि आज उसके किसी स्पेशल की डेथ एनिवर्सरी है। यॉर्क राइस केक में से बीन्स निकालकर खाने लगता है और चेगिन उसके पीछे पड़ी होती है कि वो प्रिंस से इतना कैसे रिजेंबल कर सकता है। वो ये विश करती है कि यॉर्क उसके पास वापस आ जाए, चाहे फिर वो एक घोस्ट के रूप में आए, वो उससे डरेगी नहीं। यॉर्क गुस्से से बोलता है, तुम्हें मरे हुए को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, वो केवल इसलिए नहीं मरते ताकि अपने मेमोरियल में वापस आ सके। चेगिन इससे ऑफेंड हो जाती है और बोलती है, आखिर उसे उसके बारे में पता ही क्या है। इस पे यॉर्क बोलता है, तो तुम्हें भी एक डेड पर्सन के हार्ट के बारे में क्या पता है, उसका दर्द, उसकी चोट क्या समझ सकती हो तुम। उनके आर्ग्यूमेंट इतना तेज होता है कि यूं बाहर आ जाता है और बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ पे मेरी वाइफ। ये सुनकर यॉर्क बहुत शॉक हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वो चेगिन से बोलता है, जाओ और अपने नए लवर को सर्व करो। बाद में यूं चेगिन को स्ट्रेंजर से बात ना करने को बोलता है तो बोलती है, उसने उसे वाइफ क्यों बुलाया, इससे उसकी शादी होने में दिक्कत आ सकती है। यूंग बोलता है, कुछ ही समय पहले तो उसने बोला था कि उसे शादी नहीं करनी। चेगिन बोलती है, शादी ना करने और शादी ना होने में बहुत अंतर होता है। वो टेबल साफ करने लगती है और देखती है कि यूंग ने राइस केक में से बीन हटाकर डाले हुए हैं क्योंकि उसे खाकर वो बीमार पड़ जाता है। वो चौंक कर पूछती है, और कौन नहीं खाता इसे। यूंग बोलता है, यॉर्क, वो भी इन्हें निकाल दिया करता था, ये कहकर कि वो मुझे कॉपी कर रहा है। बस चेगिन को यही सुनना था और वो सीधा बाहर भागती है जहाँ यॉर्क ने बीन्स निकाल कर रखे हुए थे। वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है और यॉर्क उसको देखकर छिप जाता है। तभी बगल में से वो पॉन शॉप वाली लड़की आ जाती है और पूछती है कि वो छिप क्यों रहा है। वो बोलता है, ऐसे ही, अब आदत सी बन गई है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की देखती है तो सामने यूंग चेगिन को लेने को आया होता है। पॉन शॉप के हिडन रूम में पांचों टीम मेंबर्स ड्रिंक कर रहे होते हैं और हंसते हैं। वो लड़की भी वहाँ होती है जो नोटिस करती है कि यॉर्क के फिंगर से खून आ रहा है, तो वो उसके हाथ में वाइन गिरा देती है और फिर उसे कपड़े से ढक देती है। वो बोलती है, भूलना मत, तुम्हारी बॉडी मेरी है। तो यॉर्क अपना हाथ हटाकर बोलता है, तुम मेरी सेवर हो, मास्टर नहीं। चेगिन की माँ बहुत परेशान होती है कि चेगिन अभी तक वापस नहीं आई है, कि नैनी बोलती है वो हर साल इन दिनों में ऐसा ही करती है। तभी चेगिन वहाँ आकर उनसे माफी मांगती है और मिनिस्टर शिन भी वहाँ आकर बोलते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती। वो उनसे एक झाड़ू पकड़वाने को बोलती है ताकि वो चेगिन की अच्छे से धुनाई कर पाए। बाद में नैनी चेगिन को बिना बताए जाने से मना करती है, लेकिन वो उनको सुनती भी नहीं है। वो अपनी रुमाल निकालती है जिसमें उसने बीन्स रखी हुई थी। जब नैनी पूछती है कि ये क्या है तो बोलती है, ये भूत की छोड़ी हुई निशानी है। नैनी और बीन्स को अच्छे से देखने लगती है। चेगिन एक्सप्लेन करने के लिए उनका हाथ अपनी धड़कन के ऊपर रखती है और पूछती है, उन्हें कुछ फील हुआ। नैनी बोलती है, उन्हें केवल ये फील हुआ कि चेगिन की शादी करने के लिए उम्र हो चुकी है और उसे जल्दी कर देनी चाहिए, इससे पहले उसकी चेस्ट छोटी ना हो जाए। चेगिन बाहर आ जाती है और कहती है,
नैनी तो कुछ भी बोलती है, अभी मैं अपनी एक्सट्रीम यूथ में हूँ। फिर वो उन बीन्स को देखकर यॉर्क को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यॉर्क को कैसे बैंडेज में लपटा गया है और उसके बगल में एक ओल्ड मैन और एक यंग गर्ल थी। वो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि तुम जिंदा रहने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करो और अपने सारे दुख दर्द से आजाद हो जाओ। लेकिन यॉर्क उससे बोलता है, मुझे बचा लो, मैं जीऊंगा और राजा बनूंगा। प्रेजेंट में यॉर्क को अपने सपने में वो सारे दर्द महसूस हो रहे होते हैं और वो लड़की उसके पास आती है। यॉर्क जमीन पर गिर जाता है और उसे सांस नहीं आ रही होती है। वो लड़की यॉर्क को वही वॉकिंग स्टिक पकड़ाती है जैसे वो बचपन में पकड़ाया करती थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और यॉर्क को वो गले से लगा देती है, वैसे ही जैसे वो पहले किया करती थी। उतने में ही यॉर्क रोकर बोलने लगता है, मुझे बचा लो चेग्युन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लौटूंगा, मेरा वेट करना। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। बाद में वो उस पॉन शॉप से बाहर आती है तो सीनो बैठा हुआ होता है। वो उससे बोलती है, मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि चेग्युन कौन है, लेकिन आज के बाद मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। सीनो बोलता है कि उसे पता है कि यॉर्क की जान उसने बचाई है, लेकिन असल में कहीं डीप उसके दिल में उसका जो प्यार था उसकी वजह से आज वो जिंदा है। वो बोलती है कि सीनो गलत है, यॉर्क इसलिए जिंदा है क्योंकि उसे अपना बदला लेना है और राजा बनना है, ना कि किसी बचकाने प्यार के लिए। अगले सीन में वही कैप्टन, सेक्रेटरी इम और नोक्सो यॉर्क और उसके साथियों का स्केच देखकर बातें कर रहे होते हैं कि इनकी वजह से वो अपने जहाज खो बैठे हैं। नोक्सो बोलती है कि 10 दिन के अंदर मुझे इन लोगों का कटा हुआ सर चाहिए रॉयल ट्रिब्यूट के साथ, वरना वो उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। उसी रात को वो युंग से बोलती है, बाढ़ की वजह से रॉयल ट्रिब्यूट अभी तक नहीं आया है तो उन्हें दूसरा ट्रिब्यूट मंगवा देना चाहिए। पर युंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है फ्लड क्यों आ रखा है, क्या सच में ड्रैगन सटिया गया है? वो बोलता है कि कल उसे इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगले दिन युंग चेग्युन की बातों से इनकरेज होकर एक अच्छा और वाइज किंग बनने के लिए अपने मिनिस्टर से बोलता है कि लोगों को बाढ़ की वजह से दिक्कत ना हो, इसलिए वो उन्हें राहत का सामान देगा और उनके लिए दोबारा घर बनवाएगा। ये सुनकर मिनिस्टर्स को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन वो इससे खुश होते हैं कि राजा अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। दूसरी तरफ राजमाता को ये पसंद नहीं आता कि अब वो एकदम से अच्छा राजा क्यों बनना चाहता है। डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं, ये तो उन्हें भी नहीं पता। उसी समय वहाँ डेप्यूटी कमांडर पार्क की भतीजी म्यूंग आ जाती है, जो असल में पॉन शॉप वाली लड़की ही होती है। राजमाता उसे देखकर बोलती है, मेरी होने वाली बहू आ गई, और वो उससे पूछती है कि यॉर्क ठीक तो है ना। उन्हें जहाज की चोरी के बारे में पता चलता है और डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं, चिंता मत करो, सेक्रेटरी इम इसे खुलेआम जांच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी खुद की प्राइप्स इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें पकड़े जाने का डर है। यॉर्क पॉन शॉप पे बैठकर सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है। चेग्युन नैनी के साथ राइस का बैग लेकर आती है और बोलती है, मैंने सुना है यहाँ राइस के बदले इंफॉर्मेशन मिलती है। नैनी बोलती है, उनका मतलब है कि इंसानों की इंफॉर्मेशन, ना कि भूतों की इंफॉर्मेशन। फिर वो उसे बीन का बैग देकर बोलती है, अगर सच में उसका सामना भूत से हो जाए तो इससे उसे भगा देना। चेगिन पॉन शॉप के अंदर चली जाती है और सौखी के सामने राइस बैग रखकर बोलती है कि जब तुम इंफॉर्मेशन के बदले राइस देते हो तो रिवर्स भी करते होंगे। यॉर्क चेग्युन की वॉइस पहचान लेता है और कन्फेशन रूम टाइप की जगह पर छुप जाता है। तभी चेग्युन सीधा अंदर आ जाती है और एक छोटी सी विंडो में से झांकने लगती है। यॉर्क सीधा खड़ा हो जाता है जिससे वो उसका फेस ना देख पाए और वो अपनी वॉइस चेंज करके बोलता है कि उसे क्या चाहिए। चेग्युन बोलती है, क्या तुम मेरे लिए एक गोश्त को ढूंढ सकते हो? ना, एक इंसान को। नहीं, वो भूत है। यॉर्क बोलता है, पहले तुम डिसाइड कर लो कि वो एक इंसान है कि भूत है। चेग्युन बोलती है, उसे खुद नहीं पता कि उसे एक इंसान से प्यार हुआ है या एक भूत से। यॉर्क बोलता है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो, ढूंढना एक आदमी को ही है। चेग्युन बोलती है, हाँ, एक गोश्त किसी आदमी की बॉडी लेकर मेरे पास आया था। ये सुनकर यॉर्क की हंसी छूट जाती है। चेग्युन उसे सारी कहानी बताने लगती है कि कैसे वो आदमी उसके बचपन के दोस्त जैसे दिखता है और यॉर्क को रियलाइज होता है कि वो उसी को ढूंढ रही है। यॉर्क उसको देखते ही जाता है कि कैसे वो एक सांस में इतना सब कुछ बोल सकती है। कि चेग्युन बोलती है, तुम मुझे सुनते रहे हो ना, यहाँ के मालिक। यॉर्क अपनी असली आवाज में बोल देता है, तुम्हें मुझे ये तो पुकारने की जरूरत नहीं है। कि चेग्युन नोटिस कर देती है और उसे शक हो जाता है। वो वहाँ खड़ी होकर दरवाजे को ढूंढने लगती है और यॉर्क भी दूसरी तरफ से उसे रोकने के लिए दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चेग्युन का मुकाबला है क्या। वो पहले दरवाजा ढूंढ देती है और अंदर आ जाती है। अब वो अपने गोश्त को सामने से देख पा रही थी।
तभी वो पीछे की दीवार उस पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन यॉर्क उस दीवार को रोक देता है और यॉर्क और चेग्युन बहुत क्लोज आ जाते हैं। चेग्युन की धड़कनें बहुत बढ़ने लगती है और वो यॉर्क के कान बंद कर देती है ताकि वो उन्हें सुन ना सके। यॉर्क को याद आता है जब उसने भी ऐसे किया था ताकि चेग्युन डरे ना। फिर वो उसका हाथ हटा देता है और उसे वहां से चले जाने को बोलता है। चेग्युन कहती है, मैंने कहा था ना कि एक भूत ने मुझ पर जादू किया है, वो तुम हो। यॉर्क बोलता है, ये उसका बिजनेस नहीं है। तो चेग्युन बोलती है, तो तुम उसी की तरह क्यों दिखते हो, कौन हो तुम? यॉर्क वॉल को ऊपर कर देता है और वो बोलती है, तुम प्रिंस हो ना? वो मना कर देता है और वो बोलती है, तो क्यों तुम मेरे सामने आते रहते हो और तुम्हें देखकर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है? यॉर्क बहुत रूड वे में बोलता है, तो ये भी मेरी ही गलती है कि अगर कोई शादीशुदा औरत मेरे पे टोरे डाल रही है तो। ऑफ कोर्स इन शब्दों से चेग्युन का दिल टूट जाता है और वो उस पे बीन्स डालने लगती है। वो रोते हुए बोलती है, तुम एक गोस्ट ही हो, क्योंकि कोई इंसान इतना पत्थरदिल नहीं हो सकता। यॉर्क उसके हाथ से बीन्स पाउच छीन लेता है और उसे पकड़कर उसके करीब आकर बोलता है, तुम यही चाहती हो ना कि लड़कियां आजकल अपने हस्बैंड ऐसे ही ढूंढती हैं? चेग्युन उसे वार्न करके बोलती है कि तुम इसे रिग्रेट करोगे, लेकिन यॉर्क बोलता है, रिग्रेट तो इंसानों को होता है, भूतों को थोड़ी ना। फिर वो उसे किस कर देता है।